Hello everyone. On the other side of the screen, I am Shivangini. Today we are going to discuss chapter 7 of NCERT Geography, which is Lifeline of National Economy. We will try to discuss this chapter in 3 videos and also try to cover the map work within it. Starting with the name itself, we get an idea that we are going to discuss something on which our national economy depends. When we think of वर्ड इकनमी, सबसे पहले बात जो हमारे दिमाग में आती है वो है पैसों का एक्सचेंज. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पूरे प्रोसेस को उठाएं तो इमेजिन देयर इज़ अ फैक्ट्री विच इज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड हेयर इज़ यू एज अ कंज्यूमर. यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर हो रहा है और यहाँ आप हैं जिसको प्रोडक्ट की नीड है. यहाँ से प्रोडक्ट जो है वेरियस स्टेप्स में आपके पास आ पाएगा. जैसे कि एक छोटा स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ से ये सेलर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचा और यहाँ से आपके पास आया, या फिर ये कहें कि फैक्ट्री से डायरेक्ट कंज्यूमर ने इसको लिया. अब इस दोनों प्रोसेस में जो गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक ऑटो प्रोसेस नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो किसी मीडियम के थ्रू ही पॉसिबल है, which is means of transport. So here we are going to discuss about means of transport and how our national economy dependent on it. For introducing of our chapter, let us see the pace of development depends upon the production of goods and services, which is for sure in the factory area, as well as their movement over space, क्योंकि इनका movement ही जो है possible बना सकता है इस थ्रू आउट एक्सचेंज ऑफ मनी और एक्सचेंज ऑफ गुड्स को. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हम 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल कर सकते हैं, आइदर बाय लैंड, बाय वाटर और बाय एयरवेज. लैंड में हमारे पास 3 तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, बाय रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस. ह्यूमन बींग्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इट्स ओनली फॉर गुड्स. नेक्स्ट है वाटर विच इज़ इनलैंड और ओवरसीज. इनलैंड की जब हम बात करते हैं तो इट सजेस्ट कि इट इज़ विद इन द नेशन एंड ओनली पॉसिबल बाय रिवर्स. ठीक है, जो देश के अंदर नदियाँ हैं खाली उनसे हम ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. सेकेंड थिंग इज़ ओवरसीज, जो ओशंस के थ्रू, जो हमारा कोस्टल एरिया है उसके थ्रू हम जो शिप्स हैं वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं. शिप्स गुड्स को और सर्विसेज को कैरी कर रहे हैं और दूसरी कंट्री में उसको डिलीवर कर रहे हैं या वहाँ से उन चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं. थर्ड इज़ बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन. इसमें भी 2 तरीके के हैं, पहला डोमेस्टिक एंड सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल. जो आपका डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं वो आप जानते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाती हैं. ठीक है, ये आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं. सेम एज इन इनलैंड, जब हम एक कंट्री के विद इन ही ट्रैवल कर रहे हैं. फिर अगर हम बात करें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की, ठीक है, तो ये हैं आपकी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं. फर्दर हम पढ़ते हैं, अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट को ही इलेबरेट करें आगे. मूविंग फॉरवर्ड, रोडवेज. इट हैज़ रीच्ड ओवर 5.9 मिलियन किलोमीटर्स इन 2019. दैट इज़ 2019 के अंदर जो इंडिया में रोडवेज़ है वो 5.9 मिलियन किलोमीटर्स को कवर कर चुकी थी. इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस. व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स फीचर्स, फिजिबिलिटी एंड एडवांटेजेस, दोज हु आर स्टडिंग इन 10th क्लास राइट नाउ they can write it according to their marks. If the question is of 3 marks, you can just write the main points, and if it is in 5 marks तो आप इसी चीज़ को elaborate करके लिख सकते हैं. आप समझ रहे हैं इस चीज़ को. जिस तरीके से मान लीजिए आपको रोड नेटवर्क से रेलवे नेटवर्क को कंपेयर करने का कोई क्वेश्चन आ जाता है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस तरीके से रोडवेज जो है वो रेलवेज से बेहतर है, तो आप उसमें यही सेम पॉइंट्स लिख के और इनको elaborate कर सकते हैं. कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ चीपर कंस्ट्रक्शन रेट. अब आप कहेंगे कि भाई मैम रोड को बनाने में कंस्ट्रक्शन तो चार्जेस ज़्यादा ही लगते हैं, आप उसको कम कैसे कह रहे हैं. तो यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से करते हैं. तो जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ कंपैरिजन जो हो रहा है
वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि रोड, रेलवेज और प्लेन्स के बीच में हो रहा है. सो अगर हम कंपेयर करें इन तीनों को तो सबसे ज़्यादा जो चीपर है कंस्ट्रक्शन वो आएगा हमारा रोडवेज़ का. नेक्स्ट इज कैन ट्रेवल टू रिमोट एरिया विच इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू रोडवेज. इकोनॉमिकल इंस्टॉलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिकल किस तरीके से है, आपने एक बार रोड जो है वो बना दिया, काफ़ी टाइम के लिए आप फ्री हो जाते हैं. सेकेंड इज़ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि आप मान लीजिए ये पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है रोडवेज़ पे, ठीक है, उसमें भी आपको ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनको काम प्रोवाइड करा रही है. गवर्नमेंट के सेक्टर में भी ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रही है. इसके अलावा डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराती है. ये भी खाली पॉसिबल है आपका जब हम बात करें रोड ट्रांसपोर्टेशन की, और किसी चीज़ में ये पॉसिबल नहीं है. जैसे कि अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लें, छोटी सी एक चीज़ है कि आप किसी स्टेशन पे उतरे, रेलवे स्टेशन पे, और अब आपको अपने घर जाना है, तो स्टेशन से यहाँ तक आपको कोई ट्रेन या प्लेन नहीं पहुँचा सकता है. यहाँ पर आपको चाहिए आइदर बस, रिक्शा और एनी अदर थिंग और द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोडवेज़ का ही आपको एक ट्रांसपोर्टेशन मीन यहाँ पर चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एज अ फीडर टू अदर ट्रांसपोर्ट. फीडर कैसे प्रोवाइड होगा भाई, अब जैसे मान लीजिए ठीक है, मुंबई पे एक शिप ने कोई डिलीवरी करी, ठीक है, यहाँ पर कोई आइटम यहाँ प्रोवाइड करा गया, और अब इसी आर्टिकल को महाराष्ट्र के किसी दूसरे एरिया में लेके जाना है. तो आप यहाँ पर जो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो यहाँ का जो आर्टिकल जो यहाँ आया है वो दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हमें कन्वीनियंस प्राप्त हो सके. अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बढ़ें तो डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स क्या हैं या फिर ड्रॉबैक्स क्या हैं रोड ट्रांसपोर्ट के. पहला है आपका फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स. ये सब जानते हैं एक्सीडेंट्स जो हैं, रोड रेजेस, जो आपकी ओवर स्पीड में ड्राइव करना, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम कितनी लापरवाही करते हैं जब हम ट्रैफिक रूल्स वगैरह नहीं मानते. उसके बाद है हैवी टैक्सेस. जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हैं तो हमें टैक्स भरने पड़ते हैं, ठीक है, जो कई बार चार्ज ज़्यादा करते हैं. आप ट्रेन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, शायद उसमें इतना पैसा ना लगे जिसमें आप बाय रोड ट्रैवल करें तो आपको टैक्स भरना पड़ जाए इतना ज़्यादा. पुअर मेंटेनेंस. कई बार प्रॉब्लम देखी जाती है कि रोड्स जो है उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है. राइजिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. पेट्रोल और डीजल की जो कॉस्ट है वो बढ़ती रहती हैं, जिस वजह से रोड ट्रांसपोर्टेशन कई बार महंगा प्रूव हो जाता है. उसके बाद अनसुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड बल्की गुड्स. जो लंबी दूरी है, मान लीजिए आपने दिल्ली से ही जाना है गुजरात, तो जो डिस्टेंस है वो बाय ट्रेन एक तो ईजियर है और कन्वीनियंट है, लेकिन अगर आप बाय रोड जाने लग जाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा दूर भी है और आपके लिए कन्वीनियंट भी नहीं हो पाएगा. साथ में आपका जो इकोनॉमिकल अगर मैं बताऊं तो उसमें भी खर्चा ज़्यादा होगा. नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम. जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप ऑफ रोड्स, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस मैप पे ज़रा ध्यान दीजिए, जो ग्रीन लाइन है वो शो कर रही है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. उसके बाद जो आपकी ब्लू लाइन है ये आपका शो कर रही है ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर. देन योर रेड लाइन विच इज़ शोइंग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. पहले अगर हम उठाएं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो इससे अगर शुरू करें तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग द 4 मेट्रो सिटीज़. It is connecting the 4 main metro cities, which is Delhi, Mumbai, Chennai and कोलकाता. जब हम रोडवेज़ की बात करेंगे जो कनेक्ट कर रही है इन 4 मेट्रो सिटीज़ को, तो हम इसे कहते हैं गोल्डन
क्वाड्रिलेटरल। लेकिन जब हम बात करें कि अगर कोई ट्रेन्स जो इन मेजर सिटीज़ को, हाई स्पीड ट्रेन्स जो हैं वो इन 4 मेट्रो सिटीज़ को जोड़ रही हैं, तो हम बात करते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटरल की हम बात करते हैं। जो ट्रेन्स, जब हाई स्पीड ट्रेन्स जब इन चारों सिटी को जोड़ रही हैं, वो ट्रैक कहलाता है डायमंड क्वाड्रिलेटरल। वो बाद में देखेंगे हम। पहले इसको देखते हुए उसके बाद हम देखते हैं कि ये NHI का जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका NHI का फर्स्ट प्रोजेक्ट था हाईवेज़ के लिए। जब हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आएंगी। पहला आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो आपका कश्मीर में श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी को कनेक्ट कर रहा है। वहीं जब हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को देखेंगे तो वहाँ हम देखते हैं कि ये सिलचर को गुजरात में पोरबंदर से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो NHAI का सेकंड प्रोजेक्ट जो था उसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर थे, जबकि उसका वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने कोशिश करी कि रोडवेज़ को और बेहतर बनाया जा सके, उसमें उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात है? ये 6 लेन हाईवे है। इट्स अ 6 लेन हाईवे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रोड्स हम ऑलरेडी मैप में देख चुके हैं। जो NHAI का फर्स्ट फेज़ था उसमें गोल्डन क्वाड जो था वो डिज़ाइन किया गया, जो 4 मेट्रो सिटीज़ को जोड़ रहा था, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। उसके सेकंड फेज़ में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बने, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ रहे थे और सिलचर से पोरबंदर को जोड़ रहे थे। हम अगर आगे बात करें, 6 बेसिक टाइप्स की रोड हम देखते हैं। पहली जो आपके NH हैं, नेशनल हाईवेज़, ठीक है, ये CPWD के द्वारा मेंटेन्ड होते हैं, विच इज़ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट। जैसे कि आपका शेरशाह सूरी मार्ग हो गया जो है NH1, ठीक है। दूसरा आपका NH44 हो गया, जो सबसे बड़ा आपका नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। सेकेंड है आपकी स्टेट हाईवेज़, जो स्टेट कैपिटल को मेजर सिटीज़ से जोड़ती है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान का जो है सिटी है आपकी जयपुर, और मेन सिटी एक हो गई आपकी अजमेर, ठीक है। जो आपकी जयपुर जो है वो तो आपकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई, उसको अजमेर मेन सिटी से जोड़ दिया या अलवर से जोड़ दिया, ठीक है, या दूसरी सिटी से जो रोड्स जोड़ेंगी वो कहलाएंगे आपकी स्टेट हाईवेज़। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवे। ये 2 टाइप के हैं हमारे पास, एक आती हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और एक आती हैं डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है पहले हम इन्हें देखते हैं। ये वैसे दोनों ही ज़िला परिषद जो है इनको मेंटेन करती हैं, ठीक है। जो आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो 2 डिस्ट्रिक्ट हेड्स को, ठीक है, उनको मिलाने का काम करेंगी, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज या डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो आपको जो डिस्ट्रिक्ट का मेन हेडक्वार्टर है उसको दूसरी तहसील से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को दूसरी तहसील से और इनको आपस में जोड़ने का काम करेंगी। उसके बाद आती हैं आपकी विलेज रोड्स, जो मेंटेन होती हैं PM ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा। लास्ट है हमारी बॉर्डर रोड्स। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो एम्प्लॉयड होते हैं या जो इसका मेंटेनेंस है वो तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर ही रही है, लेकिन इसके अलावा जिसको भी इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो BSF के ही होते हैं। बॉर्डर रोड्स हमारी कहाँ है? बेसिकली जो भी हमारा इंडिया का एरिया, जो भी आपका कश्मीर का एरिया हो गया, ठीक है, आपका राजस्थान का एरिया हो गया, ठीक है, पंजाब का एरिया हो गया, या आपका इस तरफ चलेंगे अगर हम नेपाल से जुड़ा हुआ एरिया, चाइना से जुड़ा हुआ एरिया, नेपाल से जुड़ा हुआ एरिया, जो भी बेसिकली हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं उनसे जुड़े हुए जो एरिया हैं, उस एरियाज़ में जो
रोड्स बनी हुई हैं वो बॉर्डर रोड्स आपकी कहलाती हैं। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, 10th क्लास के लिए ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर रोड्स कौन सी होती हैं, ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हैं भाई मेटल रोड्स आर ऑल वेदर रोड्स, ठीक है, जिसमें पक्का रोड जो हम कंक्रीट की, जो हम शहरों में अगर हम रह रहे हैं तो हम देखते हैं अपने घर के बाहर या रोड्स पे जो किस तरीके की रोड्स है। अगर हम सिटीज़ में रहते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम मेटल रोड्स को देखें अपने घर के आसपास सराउंडिंग्स में। ये कंक्रीट, बिटुमिनस और कोल की बनी होती है। उसके बाद आती हैं आपकी अनमेटल रोड, जो कच्चा रोड्स हैं। ये टोटल रोड्स का हाफ है, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादा मेनली हैं आपके रूरल एरियाज़ में। ज़्यादा बड़ा रूरल एरिया होने की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, ठीक है। इसकी जो यूसेज है वो लिमिट हो जाती है कब, रेनी सीज़न में। बारिश का सीज़न आया और वो रोड जो हैं वो काम करने लायक नहीं रहती, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ रेलवेज़ विच इज़ लार्जेस्ट PSU इन इंडिया। PSU इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर आता है और ये सबसे बड़ा जो है आपका सेक्टर है। इसमें एक बात ध्यान देने की है, 2017 में, ठीक है, रेल बजट को यूनियन बजट के साथ जोड़ दिया गया था। उससे पहले रेलवेज़ का आपका सेपरेट बजट हुआ करता था। फर्स्ट ट्रेन आपको पता है मुंबई से थाने के लिए गई। सुल्तान, सिंध और आपका साहिब, ये 3 डब्बे थे। इंडिया जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क का ओनर है, ठीक है। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ गॉज। गॉज बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है आप पटरियों में, ठीक है, इस डिस्टेंस को ही हम गॉज कहते हैं। 3 टाइप के गॉजेस हैं, ब्रॉड, मीटर और नैरो। 1.676 मीटर ब्रॉड गॉज की लेंथ है, 1 मीटर गॉज की, और नैरो है हमारा 0.762। इंडिया में मोस्ट ऑफ ब्रॉड गॉज यूज़ होता है, ठीक है। ये आपका हिली एरिया पे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। या तो हम ब्रॉड यूज़ करेंगे, आइदर हम मीटर गॉज यूज़ करते हैं। डायमंड क्वाड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विच इज़ हाई स्पीड रेल नेटवर्क कनेक्टिंग मेट्रो सिटीज़, ठीक है, वही 4 सिटीज़ आपकी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे, ठीक है। डिपेंडेबल, लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन। भाई एकदम से तेज़ बारिश आ गई, आप गाड़ी में हैं, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको रोकनी पड़ेगी गाड़ी आपकी, ठीक है। ट्रेन्स के साथ इस तरीके की दिक्कतें लीस्ट मतलब कम से कम आती हैं। उसके बाद बेटर ऑर्गेनाइज्ड, फिक्स्ड इनके रूट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रूट चेंज करने पड़ेंगे। इसके अलावा इनके शेड्यूल्स भी सेम है कि कौन सी जो आपकी ट्रेन है वो किस टाइम पे चलेगी और किस टाइम तक वहाँ पर आपको पहुँचा देगी। हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी के लिए अच्छी स्पीड में जो आपकी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। ट्रांसपोर्ट की बात हम कंपेयर करके कर चुके थे कि जब हम रेलवेज़ की बात करें, जब हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करनी है तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो हमारे ट्रेन में एज़ कम्पेयर टू रोड कम लगता है। सेकेंड इज़ सेफ्टी, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर मिनिमम। ये हमने कंपेयर किया, भाई ऐसे तो ट्रेन्स भी पलट जाती हैं, पटरी से उतर गई, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन दोबारा वही बात है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ इनको कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ लार्ज कैपेसिटी। आपको पता है एक बार में ट्रेन में हज़ारों लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे बसेस में एक लिमिटेड अमाउंट में लोग चढ़ सकते हैं। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो आपकी ट्रेन्स हैं वो आपको और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी बड़ा सेक्टर है ये, और गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इन्वॉल्व्ड हैं, उनको ये एक रोज़गार प्रोवाइड कर रही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस पर भी नज़र डाल लेते हैं। पहला है आपका ह्यूज कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले का क्या मतलब है? कैपिटल आउटले
उसे कहते हैं जब एक कंपनी किसी एक सेक्टर में या किसी भी एक चीज़ में पैसा लगाए ताकि उसको मेंटेन करा जा सके और उसकी लॉन्ग रन रह सके, उसको लंबे टाइम तक कंटिन्यू करा जा सके, उसे कहते हैं हम कैपिटल आउटले। तो ट्रेन क्योंकि एक तो सेक्टर छोटा नहीं है और दूसरा इनकी क्वांटिटी जो है वो कम नहीं है, इस वजह से जो कैपिटल है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लग जाती है। लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस, बिल्कुल ये पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसको भी एक फीडर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। इसके अलावा लॉस ऑफ गुड्स अनसेफ फॉर फ्रेजाइल आइटम्स, जो हल्के या डेलिकेट आइटम्स हैं उनके लिए ये सेफ़ नहीं है क्योंकि सामान बहुत बुरे तरीके से भरा जाता है, जैसे मालगाड़ियाँ वगैरह, उसमें कांच वगैरह का सामान आप डिलीवर एक जगह से दूसरी जगह पर कराना अवॉइड ही करते हैं। लॉस ऑफ गुड्स, कई बार ट्रेन में हमारे सामान को मिसप्लेस हो जाता है, एक जगह पर नहीं रह पाता, या कोई प्रॉब्लम हो जाए या चोरी हो जाए, इस तरीके के केसेस आते रहते हैं। डिफ़िकल्टी इन इंस्टॉलेशन इन माउंटेन्स, डेजर्ट्स और लैंडस्लाइड एरिया, पहाड़ों में जो रेतीली ज़मीन है उसके ऊपर या फिर जहाँ पर ज़मीन के खिसकने की संभावना ज़्यादा रहती है, वहाँ पर इस तरीके का रेलवे ट्रैक्स का इंस्टॉलेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है आपका बुकिंग एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। मेंटेनेंस प्रॉब्लम हमने ऊपर भी देखी। एक बार अगर हम यूँ ध्यान दें कि चलती ट्रेन में हमें क्या दिक्कत आने वाली है, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है अनहाइजीनिकनेस की, ठीक है। उसके अलावा बुकिंग्स, भाई आपकी कंफर्म नहीं हो रही है, वेटिंग में है, लास्ट मोमेंट तक आप लोगों को पता नहीं चलता, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं लोग फेस करते हैं। आगे देखते हैं। ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट का जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका पाइपलाइन। ठीक है जी, ऑब्वियस है कि लोगों के लिए नहीं है ये खाली गैस, ऑयल और सॉलिड्स के लिए। सॉलिड में हम स्लरी जो आपका गाद होती है उसके बारे में हम कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई बट रनिंग कॉस्ट इज़ लो। भाई जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है, एक बार पाइपलाइन बिछानी, उसमें पैसे का जो अमाउंट है वो ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन रनिंग कॉस्ट की मतलब एक बार आपने इंस्टॉल कर दी उसके बाद ये लंबे टाइम तक चल सकती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो 6 मेजर पाइपलाइंस हैं। पहली है आपकी नहरकाटिया नुनमती से बरौनी एक आपकी ऑयल रिफाइनरी है, और ये जो पाइपलाइन है ये ऑयल की है, ठीक है। ये अपर असम नहरकाटिया से कानपुर यूपी तक की है। फिर है आपकी सेकंड सलाया जो कि गुजरात में है, कोयाली मथुरा होते हुए जलंधर पंजाब तक, ये भी एक ऑयल पाइपलाइन है। यहाँ पर ये 2 रिफाइनरीज इन बिटवीन आती हैं जो ऑयल प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, विच इज़ कोयाली, इट इज़ नियर गुजरात इन गुजरात, एंड सेकेंड वन इज़ मथुरा विच इज़ इन यूपी। देन थर्ड इज़ हज़ीरा बीजापुर टू जगदीशपुर, ये एक गैस पाइपलाइन है। उसके बाद है आपकी जामनगर से लोनी बॉर्डर दिल्ली के पास पड़ता है, ये यूपी में है और बिल्कुल दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे है। ये एक गैस पाइपलाइन है जो गुजरात से दिल्ली के नियरेस्ट जोड़ती है कहीं यूपी में। उसके बाद है फिफ्थ आपकी मुंबई हाई से मुंबई टू अंकलेश्वर, देन इट इज़ रीचिंग टू कोयली विच इज़ अ रिफाइनरी, ये ऑयल और गैस दोनों की पाइपलाइन है। उसके बाद है आपका कांदला से भटिंडा तक, भटिंडा में जो है वो रिफाइनरी है और ये भी एक ऑयल पाइपलाइन है। चलिए एक बार मैप देख लेते हैं इसका। चलिए मैप के थ्रू देखते हैं कि कौन सी पाइपलाइन किस जगह लोकेटेड है। सबसे पहले तो ये एक छोटी जो पाइपलाइन है जो आपका मुंबई हाई, पुणे और वापी मनमाड को कवर कर रही है, ये एक पेट्रोल की पाइपलाइन है। दूसरा हमने पढ़ा मुंबई हाई से ये हज़ारिया होते हुए, इस पाइपलाइन का नाम हज़ारिया से ये जा रही है आपकी जगदीशपुर तक इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक हो गई आपकी जो नूनामती से होते हुए गुजरेगी असम से, डिगबोई से, ये जाएगी आपकी कानपुर तक, ये दोबारा से एक ऑयल पाइपलाइन है। उसके बाद है एक आपकी जो आपकी सलाया से होगी पेट्रोल की, और ये पूरा ट्रेवल करते हुए ये आपकी जाके रुकेगी फिर एंड में जलंधर, जो दिल्ली वगैरह को भी कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद एक है हमारी जो कांदला से जामनगर से आपकी दिल्ली में के पास लोनी
जो मैंने बताया था आपको, यूपी के पास की जगह है, यूपी की जगह है जो दिल्ली के पास लगती है, वहाँ तक जा रही है। और इसमें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है कांडला से लेकर भटिंडा तक की एक लाइन, जो कि पेट्रोल लाइन है और शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये हैं आपकी 6 मेजर पाइपलाइंस जो इंडिया में हैं और स्टार्ट हैं। I think it's enough for this video. We will be discussing waterways and airways in our next class. Till then, take care. Thank you.